तो आते हैं पेपर 1 पे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब कोई एग्जाम देता है? टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। आप में टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी कितना है, ये टेस्ट किया जाता है। क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्यों समझ जाओगे, व्हाई, देन इट इज इजियर टू, कोई भी एग्जाम अभी आप देंगे, आप पहले समझिएगा वो एग्जाम क्यों दे रहे हैं आप, मतलब उससे क्या होगा, तभी आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो उसका बैकग्राउंड रहेगा। यूजीसी नेट पेपर, यूजीसी नेट एग्जाम हम इसीलिए देते हैं, दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो जेआरएफ क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करने से पीएचडी हो जाती है और जॉब के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं और फेलोशिप वगैरह भी मिलता है। एंड लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको आपने देखा होगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसका वो क्लियरली बोल रहा है नेक्स्ट जितने भी हमारा जॉब होगा या पीएचडी होगा, फॉर पीएचडी नेट इज कंपलसरी और फॉर जॉब पीएचडी इज कंपलसरी। तो इन ए वे, मतलब आप देखेंगे तो यूजीसी नेट और जेआरएफ, जेआरएफ के हम बात करेंगे, नेट जेआरएफ और पीएचडी दोनों कंपलसरी है, मतलब कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं। और बहुत सारे आईआईटीज में इफ यू डोंट हैव जेआरएफ यू कांट अप्लाई आल्सो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए भी जेआरएफ चाहिए होता है। सो बेसिक जो क्राइटेरिया और जो पॉइंट हम बोलेंगे यूजीसी नेट का है, वो है कि वो बेसिकली है कि टीचिंग और रिसर्च एबिलिटी आप में कितना है, क्योंकि आगे जाके आप आइदर टीचिंग करेंगे इफ यू पिक अप एनी जॉब, और रिसर्च भी करेंगे ऑब्वियसली, टीचिंग में दोनों करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और यू आर डूइंग पीएचडी, देन यू हैव टू डू रिसर्च। तो पहले से आपको टीचिंग और रिसर्च का कोई आइडिया रहेगा, टीचिंग क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, देन यू विल बी परफेक्ट। और ये इसमें लिखा जाता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम वर्ड एप्ट, एप्ट से एप्टीट्यूड आया है। एप्ट मतलब परफेक्ट, जो जिस चीज में परफेक्ट है उसको एप्ट बोलते हैं, एप्ट। तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी, मतलब आप टीचिंग और रिसर्च को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसमें आप परफेक्ट हो। Then the test aims basically assessing the teaching research aptitude, जैसे मैंने बोला था, और candidates should know and possess the exhibit cognitive ability. Cognitive ability में बेसिकली आता है सोचने का, आपका थिंकिंग कितना स्ट्रांग है, आप कितना रिच लॉजिकली सोच पा रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव वर्ड comes from the psychology word cognition. Cognition मतलब आपका माइंड कितना साफ है, आपका माइंड कितना रिएक्ट करता है चीजों पे। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हम कोई प्रश्न आता है उसको हम आंसर करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आपका दिमाग देखा जाता है, बहुत कम समय आप पढ़ के कैसे उसको सही आंसर दे सकते हो। एनालिसिस में हो गया लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कितना रीजनिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, तो में बेसिकली वो क्या होता है, यू सी
जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो लॉजिकल है या नहीं है। डिडक्टिव इंडक्टिव हम जब उस सेशन में आएंगे तब पढ़ेंगे, व्हाट इज डिडक्टिव, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, तब जाएंगे। इसके साथ द कैंडिडेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अब आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी जेआरएफ यू आर एंटरिंग इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम। मास एजुकेशन से हम हायर पे जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, उसका आइडिया रहेगा। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू रिसर्च एज वेल एज teach the students. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and impact on quality of life. ये क्यों है? क्योंकि आपका natural resources के बारे में आपको पता नहीं है। आपका natural resources environment is basically हमारा surrounding है। हमारा surrounding का हमें पता नहीं है, then we can't do proper research, we can't teach also, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का नॉलेज हमें बेसिकली होना चाहिए। ये हो गया पेपर 1 का। देन हम सिलेबस पे अच्छे से स्टडी करेंगे। सिलेबस अच्छे से आप स्टडी करोगे तो योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। बहुत सारे, जैसे यूजीसी नेट में मैंने बोला था, एवरी ईयर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर, 1 लाख से ज्यादा लोग देते हैं, और ये वन अमंग टॉप 10 एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 8th रैंक में बोला जाता है उसको, और जिसमें इसका पासिंग स्कोर जो है, मतलब अचीवमेंट इज 6%, मतलब 6000 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 1 लाख क्वालिफाई। अब समझ जाइए, 6000 आउट ऑफ 1 लाख, तो आपका कंपटीशन कितना टफ है। तो उस हिसाब से कंपटीशन टफ होने का कारण, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्जाम देते हैं उनको सिलेबस ही पता नहीं होता, सिर्फ वो मतलब फॉर्म निकल गया यूजीसी नेट, अप्लाई कर दिया, दे दिया, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जो प्रॉपर स्टडी करना चाहता है, जेआरएफ क्लियर करना चाहता है, तो उसको सिलेबस को आप समझ जाइए, तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि सिलेबस में ही छुपा है आपका सॉल्यूशन। जैसे थोड़ा हम सिलेबस पे डिटेल बात करेंगे, फिर जाएंगे टीचिंग सेशन पे। तो यूनिट 1, जैसे हमने बोला था 10 यूनिट होता है। फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 सब कैटेगरी दिया गया है। फर्स्ट इज टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, क्यों हम टीचिंग करते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब जब हम कोई चीजें पढ़ाते हैं, हाउ दैट नॉलेज इज असिमिलेटेड बोलते हैं। जब कोई नॉलेज और जब क्लास सेशन होता है, हम कुछ बातें बोलते हैं, तो वो बातें माइंड में ग्रास्प होता है। तो माइंड में जब ग्रास्प होता है, ये सारे मेथड्स वहां पे आता है। मेमोरी, फर्स्ट इट गोज टू योर मेमोरी। अभी मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको माइंड में जा रहा है दैट वी आर स्टडीइंग यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट स्टार्ट्स विद मेमोरी। मेमोरी में पहले सब जाता है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मेमोरी में। देन पहले जब मेमोरी में जाता है, आज साइन लैंग्वेज जाता है, हमारे कंप्यूटर ब्रेन में साइन लैंग्वेज जाता है। तो कुछ चीजें समझ में आता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आता है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को चला गया, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग होता है, चीजें आप समझने लगते हो। देन रिफ्लेक्ट, आप जब चीजें समझ जाते हो, फिर आप सोचते हो उनके बारे में। आज शाम को आप इस क्लास के बाद आप सोचोगे इस क्लास के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्टिव, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। सो पहले मेमोरी, ग्रास्पिंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव। ये प्रोसेस में टीचिंग चलता है।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जो टीचर होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए और टीचिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया टीचर। कोई भी टीचिंग होता है, कोई भी कुछ पढ़ाया जाता है, दो पार्ट होता है, एक होता है टीचिंग, दोनों टीचर, सेकंड होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट और द लर्नर। तो जैसे आपको टीचिंग का क्राइटेरिया, टीचर का क्राइटेरिया जानना चाहिए, उनको स्टूडेंट का क्राइटेरिया भी जानना चाहिए, क्योंकि टीचिंग वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो दोनों यहाँ से मतलब जब क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन बढ़ता है तो इजी होता है। जैसे हम इस क्लास के बाद एंड में क्वेश्चन आंसर करेंगे, बीच में भी कर सकते हैं। हाँ, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एडोलेसेंट इज द एज आफ्टर 14, एज आफ्टर 14 को एडोलेसेंट जनरली बोला जाता है। 14 to 30 भी कुछ लोग बोलते हैं, 14 to 32, 14 to 18 भी कुछ बोलते हैं। 14 to 18 इज कॉमन, 14 to 18 को एडोलेसेंट माना जाता है, उसके बाद भी माना जाता है। देन उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कुछ एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एकेडमिक लर्नर्स होते हैं जो पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई सोशल लर्नर होते हैं, कोई इमोशनल, कॉग्निटिव, और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, क्योंकि हर लर्नर दूसरों से डिफरेंट है, सबका लेवल अलग है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सब अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहां पे आ जाता है। उसके बाद हम जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। टीचर जब पढ़ाता है उसको मटेरियल क्या क्या चाहिए, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर हो गया, क्लासरूम हो गया, ऑल दीज आर सपोर्ट मटेरियल्स, बुक्स हो गया, वीडियो लेक्चर दे रहे तो वीडियो हो गया, कोई हैंडआउट बांट रहे हैं, दैट हैंडआउट आल्सो सपोर्ट मटेरियल हो गया, कोई टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर सपोर्ट मटेरियल हो गया। देन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ऑन मतलब फेस टू फेस दिया जाए, जैसे हम ऑनलाइन अभी कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ लर्निंग होता है, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो उसको बोला जाता है। लर्निंग एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, लर्निंग जो एनवायरमेंटल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। उसके बाद जब मैं आ रहा था मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, जैसे टीचर सेंटर्ड वर्ड लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर में बेसिकली डिफरेंस है, टीचर सेंटर में वन वे ज्यादा होता है, लर्नर सेंटर में टू वे होता है। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इट विल बी लर्नर सेंटर्ड, और ओनली टीचिंग चल रहा है वन वे तो दैट विल बी टीचर सेंटर्ड। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेश्चन आता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो डिफरेंस होता है, और उसके बाद ऑनलाइन मेथड्स में डिफरेंट जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो चल रहा है अप्रूव्ड कोर्सेस है, पहले आया था स्वयं, स्वयं के बाद स्वयं यूजीसी ने डेवलप किया था, उसके बाद आया स्वयं प्रभा, देन मूक्स आया, NIOS नेशनल ओपन लर्निंग भी आ गया है, अभी बहुत सारे मीडियम्स आ रहे हैं उसका। तो आपका यू शुड नो द डिफरेंट मीडियम्स, और हम बात करेंगे इस पे, अच्छे से बात करेंगे सब पे, अभी आप सिर्फ सिलेबस पे फोकस कीजिए। देन टीचिंग सपोर्ट मेथड्स क्या होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग वन वे, जैसे मतलब क्लासरूम टीचिंग टाइप। मॉडर्न टीचिंग में मोर इंटरएक्टिव हो जाता है, ICT बेस में विजुअल्स, वीडियोज आ जाता है, ऑडियो आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, दैट इज ICT बेस्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में जनरली हम बोलते हैं एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, हमारे क्लासरूम में इन टर्म होता है, सेमिस्टर होता है, और असाइनमेंट्स होते हैं, मिड टर्म होता है, इस टाइप का. देन इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS. ये यूजीसी ने सेमिस्टर बेसिस सिस्टम जो आया उसको बोलते हैं, सेमिस्टर सिस्टम को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें आप अपना जो इलेक्टिव ऑप्शनल से आपको चॉइस करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे. दैट इज CBCS, सेमिस्टर बेस्ड एग्जाम. क्योंकि पहले सेमिस्टर नहीं था. तो उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर में जो लर्निंग होता है. देन इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत सारे इनोवेशन आए, लाइक मार्किंग सिस्टम से ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है. अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. लर्निंग आउटकम फोकस, मार्क्स अभी फोकस नहीं है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है. जैसे न्यू इकोनॉमी में बोला था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फोकस ज्यादा है कि हम लर्निंग को कैसे बढ़ाएं, ना कि मार्किंग. और ग्रेडिंग, मार्किंग ना करके ग्रेडिंग करें. जैसे फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ ग्रेडिंग होता है, नो मार्क्स इन व्हाटएवर क्लास. तो वो एक पॉइंट है. देन यूनिट 2 पे जैसे हम बात कर रहे थे, रिसर्च एप्टीट्यूड. टीचिंग का मतलब समझ आ गया. रिसर्च में आप जितने लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम साउंड हो जाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि हमें रिसर्च कैसे करना है और तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है. तो इस रिसर्च, पहले तो रिसर्च का मतलब क्या है, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च. ये जो न्यू थ्योरीज ऑफ रिसर्च क्या है, पहले जो थ्योरी था रिसर्च, फिर पॉजिटिविज्म आया, ये सारे जो मेथड्स ऑफ रिसर्च और अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, उसको हम बात करेंगे. देन हाँ, जैसे मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, हिस्टोरिकल होता है. हम एक एक डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिलेबस कवर कर रहे हैं. क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है. डिटेल हम जब सेशन लेंगे तब पढ़ेंगे. फिर रिसर्च का स्टेप क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कैसे रिसर्च हम करते हैं. पहले आप पढ़ते हैं, उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू होता है. देन लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आता है, ये सारे चीजें आता है. और उसके बाद हम डेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च होता है, क्यों आप रिसर्च करना चाहते हैं. फिर डेटा मेथोडोलॉजी पे आते हैं, व्हाट डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, व्हिच सैम्पलिंग मेथड, इसमें ये सब चीजें आ जाएंगे. देन मेथड्स जो आप लगाएंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसमें आ जाएगा. देन उसके बाद थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज रिसर्च पेपर, और उसका फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होता है. जैसे थीसिस और रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं, हमें पता है बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं. चिकागो मैनुअल एक होता है, MLA एक होता है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA बहुत मतलब जनरली बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं. तो चिकागो हो गया, MLA हो गया, APA हो गया, ये स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग होता है, उसका देखेंगे हम. देन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज करोगे, सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज करोगे, SPSS हो गया, EBUs हो गया, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आर, ये कैसे यूज होता है. देन रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्चर को क्या क्या जानना चाहिए रिसर्च करने से पहले, वो एथिक्स में आ गया. देन यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप वो पैसेज कर पढ़ते हो, और वो पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाता है और उसको आंसर करना है. तो ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया. देन यूनिट 4 जो है कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन बहुत, संचार या संवाद भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो कम्युनिकेशन, मीनिंग कम्युनिकेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हम देखते हैं. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, verbal, non-verbal, intercultural, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं. और उसमें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभाववादी संचार, मतलब परफेक्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वो क्यों नहीं हो पाता है, क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, दैट इज कवर्ड अंडर बैरियर्स. देन मास मीडिया एंड सोसाइटी. मास मीडिया में हमारे पेपर आ गए, न्यूज़पेपर्स आ गए, जर्नल्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, टीवी चैनल्स आ गए, टीवी चैनल्स में भी डिफरेंट हो, रेडियो चैनल्स आ गए, ये सारे चैनल्स आ गए. एंड सोसाइटी, सोसाइटी से कैसे कंट्रीब्यूट करता है इस पे. देन यूनिट फिफ्थ इज मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड. रीजनिंग जैसे मैंने बोला था, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है. और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग. एक किताब है बाय RS अग्रवाल, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आई हैव द सॉफ्ट कॉपी. उसको आप कवर कर लीजिए, इट्स मोर देन एनफ. और उसमें भी हम सिर्फ कवर करेंगे जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं. मैं बोल दूंगा कौन कौन सा सीरीज हमें कवर करना है. पहले तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में वो आ गया, नॉन वर्बल, वर्बल में. फिर जनरल मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है. नंबर सीरीज लेटर पे, नंबर सीरीज लेटर कोड्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है. ये इसको नंबर दे दिया गया, इसको नंबर दे दिया गया, या लेटर ABCD कोड, लेटर नंबर, लेटर और कोड में ज्यादा क्वेश्चन आता है. रिलेशनशिप में ऑब्वियसली आ जाता है. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस में क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में हम बेसिकली, जैसे पहले मैं बताया था, हम अंडरस्टैंड करते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव. फिर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट. पहले तो आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आर्गुमेंट का फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलासीज. फॉर्मल इनफॉर्मल फैलासीज मतलब हम जब मिस जज कर देते हैं, प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं फैलासीज. देन यूज ऑफ लैंग्वेज, connotation, denotation, logic again आ गया. We connote something, we denote something. Classical square of opposition, ये बहुत फेमस लॉजिकल रीजनिंग है. देन इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, जैसे मैंने बोला था, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव होता है क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. एक तो होता है सम टू ऑल, सम से आप ऑल को जाते हैं, डिड्यूस करते हैं. फिर इंडक्ट होता है, ऑल से सम जाते हैं, इंडक्ट करते हैं, तो वो हम समझा देंगे. फिर एनालॉजीज जो होता है. फिर वेन डायग्राम, सिंपल और मल्टीपल यूज उसका. वेन डायग्राम हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लॉजिक का. वेन डायग्राम से इजीली यू कैन सेट सेट सबसेट के हिसाब से हम अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. देन इंडियन लॉजिक मीन्स अपना इंडियन लॉजिक क्या क्या यूज हुआ है, ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या रहा है. देन दीज आर इंडियन लॉजिक्स में ये सब आ गया है. प्रमाणज, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, व्हाट इज योर परसेप्शन, ये सब संस्कृत वर्ड से आया है. प्रमाण, प्रमाण मीन्स प्रूफ, प्रत्यक्ष इज परसेप्शन. Anumano, Anumano is inference. You are thinking about something. You are guessing something. That is Anumano. Upamano is comparison. दो सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हो, that is Upamano.
Then Sabda is words, verbal testimony. अर्थपति इज इम्प्लीकेशन, इससे क्या निकल के आता है. सपोज मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग उससे क्या आप कर रहे हो, दैट इज इम्प्लीकेशन, अर्थपति. एंड अनुपलब्धि इज नॉन अप्रिहेंशन, मतलब जो हम समझ नहीं पाते हैं, नॉन अप्रिहेंशन बोलते हैं जनरली. देन स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फरेंस जो होता है उसका टाइप्स होता है. व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन. एंड हेतभासस होता है फालासीज ऑफ इन्फरेंस. हम जब कोई चीज रॉन्गली कंक्लूड कर देते हैं उसको फालासी बोलते हैं, जिसमें मैंने बोला. देन आता है हमारा यूनिट 7. यूनिट 7 में हमारा चीज है डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपको दिया होगा, एक टेबल दिया होगा और कुछ चीजें दिया होगा, उससे आप इंटरप्रेट करेंगे, कुछ चीजें डिड्यूस करेंगे. सोर्सेस एंड एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे कम समय में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर देन दिस ईयर, लेस देन दिस ईयर, जितना एनालॉजी लगा सकते हैं. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों देता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट क्यों करता है, हिस्टोग्राम क्यों करता है, पाई चार्ट क्यों यूज होता है, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब डिफरेंट जो मीन्स है हम क्यों यूज करते हैं. देन मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा जो आपको दिया जाएगा आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे डिफरेंट फॉर्म में, कौन सा डेटा के लिए क्या यूज करोगे. सपोज कोई एक प्रपोर्शन आपको निकालना है, मतलब 100 रुपए में 5 रुपए इधर गया, 10 रुपए उधर गया, तो उस टाइप का पाई चार्ट उसमें यूज होता है. और डिफरेंट मैं बोल दूंगा. कंपैरिजन जब करते हैं हम तब बार चार्ट, हिस्टोग्राम यूज होता है. लाइन चार्ट जब हम ट्रेंड जानना चाहते हैं, अपवर्डिंग, मतलब ये सीरीज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या डायरेक्शन है उसका, तब हम लाइन चार्ट जनरली यूज करते हैं ट्रेंड के लिए. फिर उसका इंटरप्रिटेशन और डेटा गवर्नेंस, डेटा को यूज करके कैसे गवर्नेंस हो सकता है. फिर उसके बाद आता है यूनिट 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, कंप्यूटर का चीजें. और आईसीटी में आपको जनरल एब्रिविएशंस हम दे देंगे. इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सारी चीज. एंड उसका टर्मिनोलॉजी. और उसमें डेटा आ जाएगा. जनरली डेटा पे, आईसीटी में डेटा पे जितने में मैंने एनालिसिस किया है, डेटा पे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीबी, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसका आइदर वो आता है कौन किससे बड़ा है, और एक बाइट, एक गीगाबाइट कितना मेगाबाइट है. तो मैक्सिमम मैंने जो क्वेश्चन देखा, 1-2 क्वेश्चन तो वो उस पे रहता ही रहता है, बाइट को रखे. बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आप समझ जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया. 2 क्वेश्चन, 1-2 तो आता ही रहता है, हर साल आता है उसमें. उसके बाद हमें आता है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंट्रानेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग जो होता है, लैन, वन, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वो इंटरनेट होता है. देन ईमेल हम जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल बोलते हैं. देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, मीडियम क्या होता है उसका, हॉटस्पॉट क्या होता है, टेट्रानेट क्या होता है, ये सब चीज इसमें टर्मिनोलॉजी. देन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये वही आईसीटी कैसे यूज होता है, ये सारे वही स्वयं, एनआईओएस, वो सब चीजों पे चला गया. देन आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस में आईसीटी कैसे यूज हो सकता है, डेटा टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे सिंपल सा आप कोई भी ले लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसा आईसीटी टूल. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लोगों के खाते में पैसा जाता है थ्रू आधार,
through technology. So that is DBT. और प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम, जो भी ये सारे स्कीम्स है, तो आईसीटी यूज होता है. तो गवर्नेंस पे कहाँ कहाँ आईसीटी यूज हो सकता है, ये बेसिकली वहां दिखाते हैं. उसके बाद जैसे मैंने बोला था, we should know about डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. विकास और प्रकृति का क्या संबंध है, लोग, विकास और प्रकृति, पीपल, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट. उसमें बेसिकली हमारा आ जाता है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. डेवलपमेंट एनवायरमेंट में हमारे जो गोल्स रिलेटेड सारे गोल आता है. पहले तो आ जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से 2015 तक हमारा चला, जिसमें 6 गोल्स थे. हम डिटेल जाएंगे जो हम अचीव नहीं कर पाए. दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फ्रॉम 2000 टू 2015. उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सितंबर 25, 2015 को साइन हुआ बाय 193 मेंबर नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें 17 गोल्स है रिलेटेड टू डिफरेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर. जैसे गोल नंबर 1 जीरो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 नो हंगर, ऐसे. फिर हेल्थ, एजुकेशन, was gender equality, environment, economic growth, everything is covered. Peace, justice, humanity, water bodies, land, everything is there. Climate action. तो सारे 17 गोल है, फिर 330 इंडिकेटर्स है, फिर सब टारगेट्स भी है. तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कैसे होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट. इसमें बेसिकली हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ, ये होता है. फिर एनवायरमेंटल इश्यूज में आ गया. जो एनवायरमेंट में हम जब डेवलपमेंट करते हैं, तो ओवर डेवलपमेंट, जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता है, नेचर को हम जब हार्म करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, तब क्या प्रॉब्लम्स होता है. पहले तो लोकल पॉल्यूशन शुरू होता है. लोकल पॉल्यूशन, रीजनल पॉल्यूशन, ग्लोबल पॉल्यूशन. और उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्ट. वेस्ट में सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हाजर्डस. फिर क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है, एंड इसका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन है. ये सब जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. कैसे पॉल्यूशन के वजह से ह्यूमन हेल्थ हो रहा है. जैसे हम पॉलीथीन ज्यादा यूज करते हैं, तो कार्सिनोजेनिक के इफेक्ट के लिए वजह से हमारा कैंसर होता है. तो उस टाइप का बहुत सारे जो पॉल्यूशन से बहुत जगह कैंसर होता है. तो बहुत सारे जो डिजीज होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है. फिर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस क्या होता है. एक होता है सोलर, जो सोलर होता है रिन्यूएबल एनर्जी, मैक्सिमम यूज हो सकता है. विंड, रिन्यूएबल एनर्जी. देन जो हाइड्रो, ये सब बायोमास जो होता है, वो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वन टाइम. देन न्यूक्लियर फॉरेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जी सोर्सेस क्या होता है. देन नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर. जब कोई भी नेचुरल हैजर्ड होता है, be it any type of disaster, man-made or natural, cyclone, flood, thunderstorm, drought, earthquake, ये सब डिजास्टर होता है. और इसका मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, मिटिगेशन मतलब निवारण, हाउ वी कैन कोप अप विद द डिजास्टर. डिजास्टर को कैसे हम रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बंद तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेचुरल होता है, लेकिन उसके साथ कैसे कम से कम लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी हो, उस पे देखेंगे. तो वो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होगा. उसमें हो जाएगा, आ जाएगा हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसडीएमए, एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. फिर इसके लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सब जो है उस पे पढ़ेंगे, एक्ट उसमें जाएंगे. देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. इसके बाद
सारे क्रोनोलॉजी में एक्ट आ गया ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अराउंड 1996, रियो समिट 2002, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2004, क्योटो प्रोटोकॉल 2013, पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड रिसेंटली अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है 2018 में। तो ये इसका क्रोनोलॉजी हम समझेंगे और क्यों ये सब आया है हम जान। इसका डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। पहले कैसे था, अभी कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस हो। पहले तक्षशिला, ये सब नालंदा, दैट इंस्टीट्यूशन थे। अभी आईआईटी, एनआईटी, ये सब जो हुए उसका बारे में। देन ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग हायर एजुकेशन में है उसको देखेंगे। फिर प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन। प्रोफेशनल टेक्निकल में हमारे आ जाएंगे एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो होता है वो प्रोफेशनल टेक्निकल में जाएंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एनएसडीए, वो आ जाएंगे। देन वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, मोरालिटी कैसे एजुकेशन पे हम दे रहे, देन एनवायरमेंट को कैसे हम एजुकेशन पे ला रहे। देन जो हायर एजुकेशन सिस्टम 1947 से हम इवॉल्व हो रहा है, पॉलिसीज क्या क्या बना, पॉलिसीज में ये सब आ जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पहले कब आया था, फिर अभी जो लेटेस्ट आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जब चेंजेस हुआ है 1986, फिर 2 कमेटी बने, तो कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था वो देखेंगे। फिर उसका गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका यूजीसी आ जाएगा, एआईसीटी आ जाएगा, ये कैसे एक्ट करता है, ये सब चीजें। ज्यादा क्वेश्चन आता है यूजीसी कब सेटअप हुआ था, एआईसीटी कब सेटअप हुआ था, इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन आता है, या गोल्स पे आता है। तो ओवरऑल ये रहा, मतलब हमने सिलेबस कवर किया पहले। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्ट्रेटेजी। मतलब आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो हमें कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाए, कौन सा प्लान अपनाए ताकि हम जेआरएफ क्लियर कर दे। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको माइंड में सेटअप करना है कि जेआरएफ अचीव करना है। जब आप माइंड में सेटअप कर देते हो योर एम इज जेआरएफ, उससे कम नहीं। और इस बार जनरली क्या होता है यूजीसी नेट में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में इन 2009, जून 2009 में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था, तब तो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं, और अभी 2009 से अब तक बहुत सारे बैच को कोचिंग दिया हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन। यूजीसी नेट पेपर 1 का किताब भी पब्लिश हुआ है, वो देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स पे लिख रहा हूँ, दैट विल कम सून इन द मार्केट। तो मेरा इंटरेक्शन से मुझे जो पता चला, मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत आप सबके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे इंटरेक्शन से एक चीज याद आया, एक चीज मुझे समझ में आया। लोग ने थोड़ा इन द सेंस कैंडिडेट्स साल में 2 बार है ना, तो कैंडिडेट थोड़ा लाइटली लेते हैं। मतलब हाँ इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा, कौन सा ये लास्ट चांस है, लिमिटेड चांस नहीं है। जैसे सपोज आईएएस है, उसमें 4 ही आप दे सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नंबर नहीं है। फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग होगा तो और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, वो अलग बात है।
तो लोग थोड़ा लाइटली लेते थे, तो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, उस चक्कर में छूट जाता है। जेआरएफ क्लियर करना है तो फर्स्ट गोल माइंड में आप सेट कर दीजिए, दिस अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन दिसंबर, मुझे जितना लग रहा है, मैंने जितना सुना है। जो भी अभी नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये एग्जाम मुझे बाय एनी हाउ क्लियर करना है, तो दैट इज योर फर्स्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए, 100% मैक्सिमम एफर्ट, ताकि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड नहीं करता है, एग्जाम का कोशिश क्या है वो डिपेंड करता है, आप कितने सक्सेसफुल हो या फेल्यूर हो। एग्जाम का आउटकम ये नहीं बताता है आप स्ट्रांग हो या नहीं हो, एग्जाम का जो कोशिश है, एफर्ट है, दैट डिटरमिन्स यू आर सक्सेसफुल और नॉट। इसलिए अपना 100% आप दीजिए, देन रेस्ट यू कैन से। तो पहले स्ट्रेटेजी में फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेट योर गोल, दिस टाइम आई एम क्लियरिंग जेआरएफ। ये लिख लीजिए आप, एक बोर्ड में, बड़ा सा बोर्ड में लिख के चिपका दीजिए आप, जहां आप मतलब आपके रूम में आपका नजर पड़ना चाहिए हमेशा, आई विल क्लियर जेआरएफ। आज से ही, आज से एक बड़े से पेपर में आई विल क्लियर जेआरएफ 2020 लिख के एक चिपका दीजिए। जब भी आपका नजर पड़े वहां आपका गोल आपके सामने है, आपको और कोई चीज नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, अर्जुन जब तीर निशाने पे लगा रहे थे, उनको मछली की आंख ही दिखा देता था, बाकी लोगों को पेट दिखता था, ये दिखता था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड अदर वॉरियर्स। इसलिए अर्जुन सक्सेसफुल है, बाकी नहीं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मछली के आंख पे था, चिड़िया के आंख पे था। तो दैट इज योर गोल, मिशन जेआरएफ 2020। आप एक बड़े से पेपर में लिख के आपके रूम में चिपका दीजिए। जितने बार आपका नजर पड़े उतना आपका हौसला बढ़ेगा, आपका अंदर से कॉन्फिडेंट होगा। कॉन्फिडेंस बहुत चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। क्या यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो मतलब आता भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि एक दो, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, एक दो परसेंटाइल से जेआरएफ छूट रहा है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाओगे ना, नहीं होके जाओगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हो जाएगा कॉन्फिडेंस में। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अब हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो वो 1-2% का जो प्रॉब्लम है ना वो क्लियर कर जाओगे। कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए, और इस बार हो जाएगा। आई कैन एंड आई विल, सिंपल, आई कैन, और चॉइस ही नहीं है, मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, टाइम नहीं है मेरे पास, दिस टाइम आई विल क्लियर। ये आपके अंदर मोटिवेशन जब आ जाएगा ना, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली जैसे मैंने बोला, सेट योर गोल, देन अंडरस्टैंड जो सिलेबस जो हमने अभी तक किया। मैक्सिमम लोग सिलेबस नहीं समझते, पढ़ने शुरू हो जाता है, ये कर देते हैं, तो वो हाफ हजार्ड हो जाता है। प्रॉपर सिलेबस पहले आपने समझे, अभी हमने जैसे समझा है, आप सिलेबस समझ गए तो आधा क्लियर हो गया है। और सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट मैं जानता हूं, कौन सा पार्ट मैं नहीं जानता हूं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है उसका। जैसे सपोज आपने पढ़ा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो वो बोलोगे आपको नहीं नहीं मुझे कंप्यूटर आता है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं वीक हूँ, तो उस पर ज्यादा आप टाइम लोगे, बाकी चीज जो जानते हो उसको रिवाइज करोगे। ये पॉइंट है। तो नो, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस हेल्प्स इन नोइंग योर स्ट्रेंथ है, वीकनेस, कि कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, कौन से में आप वीक हो, दैट कम्स फ्रॉम सिलेबस। उसके बाद होता है नो द एग्जाम पैटर्न, ये क्लियर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएगा।
10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, दैट इज क्लियर। प्लान थॉरोली। अब जो सिलेबस आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया कौन सा यूनिट में आप स्ट्रांग हो, कौन से वीक हो, उस हिसाब से आप टाइम शेड्यूल दे दीजिए। प्लान थॉरोली का मतलब है आप एक शेड्यूल बना दीजिए, मतलब एक दिन में हर दिन आज से आप करना शुरू कर दीजिए, आप टाइम दे दीजिए। मतलब जनरली मैं जब करता था, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ अलोकेट कर देता था टाइम, कि टीचिंग एप्टीट्यूड इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा, रिसर्च एप्टीट्यूड इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा, कॉम्प्रिहेंशन इस टाइम। तो टाइम होता था मेरा, तो वो आप कर सकते हो, और स्टिक टू दैट टाइम। टाइम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकिंग टू टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टेबल बना देते हैं, जोश जोश में 1-2 दिन पढ़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और टाइम टेबल ऐसे बनाइए जैसे पॉसिबल हो, मतलब आप जितना कर सकते हैं उस हिसाब से ही टाइम टेबल बनाइए। लेकिन फिक्स टाइम टेबल जो बन गया है ना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज आप दे रहे हो 1 घंटा, मतलब पेपर 1 को 2-3 घंटे दे रहे हो, 2-3 घंटे तो मिनिमम देना पड़ेगा हर दिन। 2-3 घंटे जब आप पेपर 1 को दे रहे हो, 3 घंटा मतलब 3 घंटा, ऐसे नहीं आज तो उससे ज्यादा कर लिया तो अच्छा है, लेकिन 3 घंटे से कम नहीं होगा, वो अच्छा है। तो 3 घंटा मतलब 3 घंटा एटलीस्ट, जो प्लान शेड्यूल है उसको आप कीजिए। और ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आता है, मैंने देखा है। मेक नोट्स ऑफ डेट्स। यूजीसी नेट पेपर 1 को मैंने बहुत, कोई जो प्रीवियस ईयर 10 साल 20 साल का क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किया है, और मैं बता सकता हूँ 10 से 15% जो क्वेश्चन है डेट से आता है। आइदर यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट डेट, और इसका डेट, उसका डेट, क्लासिक मॉर्निंग का डेट, ये पॉलिसी का डेट, उस पेरिस एग्रीमेंट का डेट, ये मैक्सिमम डेज का आता है, मैचिंग आ जाता है। तो मेक नोट्स ऑफ डेट्स। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या करना है, जितने डेज है, मैंने क्या किया था, मतलब आप मैं शेयर भी कर सकता हूँ, वो जितने हमारे डेज है, कंप्यूटर डे, टीचर डे, स्टूडेंट डे, नेवी डे, आर्मी डे, नेशनल, इंटरनेशनल, एक उसका शेड्यूल आता है, और मतलब जनवरी से दिसंबर तक, उसको आप प्रिंट कर लीजिए। जहां आपका नजर पड़ता है, सपोज जहां आपके मैक्सिमम टाइम, जब आप सो के उठते हो या कुछ करते हो, वहां पे चिपका दीजिए, तो आपके नजर में वो रहेगा। और और एक प्लस पॉइंट आप कर सकते हो, कैलेंडर लीजिए, कैलेंडर में ना जो डेट्स है उसको मार्क कीजिए, गोल 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 घुमाइए। जनवरी आपने स्टार्ट किया, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गोल गोल घुमाइए। और वो कैलेंडर हमेशा आपके आंखों के सामने रहता है, तो कैलेंडर में जब गोल घुमाते हैं ना, आपको माइंड में ऐसा है, अच्छा 26 जनवरी, 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, उस टाइप का सब। 5 सितंबर टीचर्स डे, November 14 चिल्ड्रंस डे, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो भी जो चीजें हमारे जो डेज है, वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून है, उस टाइप का जितने भी डेज है, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे हो गया, जितने भी डेज है हम मार्क कर लीजिए। और उसके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो भी क्रोनोलॉजिकली समझिए, किसके बाद क्या आया था, उसका नोट बना लीजिए। डेट और ईयर्स आप कर लोगे ना, बहुत 10 to 15% आपको सॉल्व हो जाएगा। देन रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितने आपके पॉइंट्स है ना, जितने आपके पॉइंट्स है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है,
पढ़ने के बाद कितना आप रिवाइज कर पा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते जाते हो, फिर अब वो हमारा जैसे मैंने बोला था एक्टिव और पैसिव मेमोरी होता है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मेमोरी। तो जब हम रिवाइज नहीं करते हैं चीजें हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है कॉन्शियस से, तो उसको रिकॉलेक्ट करना मुश्किल होता है। आप जितने बार उसको रिवाइज करेंगे फिर वो माइंड में आपका वापस आता रहेगा। उसका बेस्ट क्या स्ट्रेटेजी क्या है? सपोज आप हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया ना, उसको एक बार नजर मार लीजिए कि ठीक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर ये है, एक बार नजर मार लिया, फिर उसके बाद जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। तो हर दिन थोड़ा रिवीजन का टाइम भी रखिए, पढ़ना भी रखिए, मिक्स कीजिए तो होगा। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब है जब आप क्वेश्चन, इसको मैं क्लब कर रहा हूँ प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार बोला हूँ उसको, मैक्सिमम क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 का रिपीट होता है। मैक्सिमम, बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा जो बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं बोल भी दूंगा ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2013 दिसंबर में आया था, 2015 जून में आया था, 2017 दिसंबर में आया था, मार्क करके दे दूंगा वो। बहुत क्वेश्चन, जैसे कंप्यूटर का जीबी का कोई जो डेटा का क्वेश्चन बोला था, वो मैक्सिमम टाइम आता है। डेट्स कुछ तो मैक्सिमम टाइम्स आता है, वो आता ही आता है। तो वो जो आप प्रैक्टिस हर दिन एक मतलब एक तो पहले आप पढ़ोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, फिर आपको पता चलेगा आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस फिर आप वापस पढ़ोगे इसको, क्योंकि आपका आइडिया हो जाएगा कि आपने जब पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द पॉइंट। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मतलब क्या है मेरा, आप एक क्वेश्चन पकड़ो, मतलब जब सॉल्व कर रहे हो एक क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन का 4 डिफरेंट चीजें होता है। हम क्या करते हैं जनरली, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देख लिए, उसको सॉल्व करके बाकी 3 को उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वहां पे थोड़ा हम गलती कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन का 4, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे? सपोज वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिविज्म ने, द पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज कॉइन्ड बाय हूम, तो पॉजिटिविज्म किसने कॉइन किया था थ्योरी, तो उसमें चार ऑप्शन आएगा, ये ABCD, तो उसमें एक सही होगा, वो टिक हम कर लिए। लेकिन वो जो 3 अदर ऑप्शन है ना, उसका उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, साइड बाय साइड आपको पता चलेगा। सपोज हम कर दिए कि ये इन्होंने पॉजिटिविज्म किया था, तो बाकी तीनों ने क्या किया था, तो 4 हमने कवर कर लिया। तो एक साल में 50 क्वेश्चन आता है, एक पेपर में, एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएगा। इसी एटीट्यूड से आप सॉल्व करोगे तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 4 आंसर है, और 4 आंसर का 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 200 क्वेश्चन हो गया। तो आप अपना सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब, और उसको घुमा घुमा के ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब सपोज A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो और कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप माइंड में सोचो B इक्वल टू C इक्वल टू A होता तो क्या होता, अपने माइंड में वो सोचो, क्योंकि बहुत सारे जब आप सोचोगे ना, जब क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट आएगा तो हेल्प कर देगा। सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है हमें आता है,
लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्टली हमें पूछ देते हो ना, तो वो हमने कॉल नहीं कर पाते, फिर वापस आके देखते हैं अरे ये तो ये आंसर था, उस टाइम क्लिक नहीं किया क्योंकि हमने उस टाइप का सोचा नहीं है। तो आपको माइंड को थोड़ा खोलिए और सोचिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, और जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उस पे लगिए। और ये जनरली मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना मुझे क्वेश्चन भेज देते हैं कि सर ना इसका आंसर बता दीजिए, एक क्वेश्चन बोल दिया, एक आंसर बता दिया। मैं जनरली रिलक्टेंट होता हूँ आंसर बताने के, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मैंने तो क्वालिफाई कर दिया है, और मुझे इंटरेस्ट, मैं उसको बोलता हूँ मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, मैं तो सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन तुम सीखोगे नहीं जब तक, जब तुम सॉल्व करोगे तुम उसको सर्च करोगे, और जब तुम खुद से सॉल्व करोगे वो माइंड में आ जाएगा उसका प्रोसीजर, तो फिर आप प्रोसीजर को समझ जाओगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे आप टाइम का क्रोनोलॉजी समझाओगे, जैसे एनवायरमेंट में मैं एग्जांपल दे रहा था, पहले एनवायरमेंटल पॉलिसी आया 1986, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, फिर पेरिस एग्रीमेंट, फिर इंटरनेशनल सोलर, ये एक क्रोनोलॉजी है। 1986 से 2020 तक टाइम है, तो आप क्रोनोलॉजी को समझोगे तो माइंड में ऑटोमेटिक आएगा, हाँ ठीक है 1986 एनवायरमेंट पॉलिसी, 2015 दिस, 2020 इंटरनेशनल सोलर आया। तो अब जब क्रोनोलॉजी को समझते हो देन आपको मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, और जनरली डोंट ट्राई टू मेमोराइज। जब डेट्स और ईयर्स का ऑप्शन कुछ नहीं है, डेट और ईयर्स आपको कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अदर थिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, डोंट ट्राई टू मेमोराइज। जब आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, चीजों को समझिए, और या उसका लॉजिकल क्रोनोलॉजी समझिए, और जितने भी यूनिट है ना सब में लॉजिकल क्रोनोलॉजी है, थ्योरीज का एक क्रोनोलॉजी है, किसके बाद कौन आया था, कौन सा थ्योरी किसके बाद आया था, तो क्रोनोलॉजी समझिए, सब कुछ याद रह जाएगा। लाइक रिमेम्बर लाइक स्टोरी में आई यूज टू थिंक हर कॉन्सेप्ट को स्टोरी की तरह में समझता था, तब वो स्टोरी माइंड में रहता था, तो कोई भी क्वेश्चन आता था डिफिकल्ट नहीं होता। देन ये जब सब आप कर लेते हो देन अपियर फॉर मॉक टेस्ट, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी ये दो चीज मैटर करता है। आपके टाइम लिमिटेड है, इतने घंटे में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, और पर क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, मतलब आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करो, तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, और उतना क्विक होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए गिव मोर मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री भी अवेलेबल है बहुत सारे, अपग्रेड हो गया, ऑन एकेडमी हो गया, बहुत सारे जगह फ्री भी है पेड भी है, और इवन मतलब आप सीरियस हो तो पेड वाला ले लीजिए, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप दीजिए। देन ये सारे में मेन चीज जो है, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम, टाइम स्पीड एक्यूरेसी, वो मैनेजिंग योर टाइम मतलब हर चीज में आपको टाइम देना है, आपको हर दिन पढ़ना भी है, आपको हर दिन रिवाइज भी करना है, आपको हर दिन लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको हर दिन मॉक टेस्ट भी देना है सिलेबस कवर करने के बाद। पहले तो मैं बोलूंगा सिलेबस कवर कीजिए, फर्स्ट कवर द सिलेबस, उसके बाद जब आप सिलेबस को एक दो बार अच्छे से पढ़ लिए, फिर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जब सिलेबस आप पढ़ रहे हो फर्स्ट पढ़ो, देन रिवाइज करो, फर्स्ट 2 कंपोनेंट, फिर सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो देन अगेन रिवाइज, फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, देन गो फॉर मॉक टेस्ट। कुछ टाइम के बाद डू एवरीथिंग, आप हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, देन प्रैक्टिस 1 ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 1 a डे, एक दिन में 1 साल का क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, और 1 से 2 मॉक टेस्ट कीजिए। दिस शुड बी द
प्लान जनरली। और ये स्ट्रेटेजी आप जनरली अपनाएंगे तो आई गारंटी दैट यूजीसी जेआरएफ इज कंफर्म। और कुछ जनरली मैंने जो सुना है जैसे बहुत से जैसे प्रिपेयर वेल इन टाइम, टाइम दीजिए, ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, 1-2 दिन में पढ़ के क्लियर कर दूंगा, दैट एटीट्यूड विल नॉट वर्क, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। गिव योर टाइम, स्पीड, क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा जैसे मैंने बोला बहुत कॉन्फिडेंट बन जाइए, देन आप उसको अच्छे तरह से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम सिलेबस और चीजों के बाद में आए, मतलब ओवरऑल सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी होप मतलब बहुत जितना भी क्लैरिटी हुआ होगा। फिर जितने भी मैंने सेशंस, आई टेक द सेशंस, आई रिकमेंड, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, आप सुन भी सकते हो। रिकॉर्डिंग आप जितने बार सुनोगे आपका माइंड में वो स्टोरी टाइप का आ जाएगा। यूट्यूब में आप जो भी वीडियो देखते हो, और जनरली डू, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो, या कोई भी बुक किताब पढ़ रहे हो, क्या भी मटेरियल पढ़ रहे हो, लेकिन स्टोर दैट। ऐसा नहीं आपने पढ़ दिया फिर भूल गए, तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता। सपोज कोई वीडियो, यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो, उसको डाउनलोड कर लो, या सेव, डाउनलोड, अपने डाउनलोड ऑप्शन में रख लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपका लिस्ट में आ जाएगा वो। फिर आप कभी भी चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो वो भूल जाएंगे। तो डोंट डू रैंडम थिंग्स। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स रैंडमली यूट्यूब पे सर्च कर रहे, पढ़ रहे, आज एक वीडियो पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं कीजिए। स्ट्रेटेजी मैंने जैसे बोला, जो भी वीडियो देख रहे हो बार बार देखो अच्छे से जब तक आप समझ नहीं पा रहे हो, और उसको डाउनलोड करके आप रख लो, ताकि आप बाकी बाद में उसको अच्छी तरह से देख सके, तो वो मिस ना हो। ठीक है? किसी का कोई पॉइंट है, कोई क्वेरी है, बोल सकते हो। वी कैन इंटरैक्ट, बिकॉज इंटरेक्शन से ही पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो। आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हो। एनी पॉइंट, क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट मी टू कवर। फिर हम जाएंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड पे आफ्टर इंट्रोडक्शन। Good evening, sir. My name is Madhumita. Hello. यस यस Yeah, यस, sir. मधुमिता जी बोलिए। Yeah, sir. मैं टीचिंग में हूँ लगभग 12 से 13 साल से। हाँ, ठीक है. So I have done my PhD also. तो यस, अभी I'm attached with जामिया मिलिया. तो वेरी, अभी हमको बोला गया है कि to clarify the net. ठीक है सर. हाँ, तो इसीलिए मैंने इंटरेस्ट लिया है। और थिंग इज दैट सर, आपने बोला है व्हेन द स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, जब आप समझा रहे थे, हाँ, व्हेन यू सेड कि टाइम इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू गिव अ सेट ऑफ टाइम 3 to 4 hours per day, right? हाँ, एंड फॉर मिनिमम। द सब्जेक्ट बट सर मेरा जो टाइम स्केड्यूल है, आई डू हैव अ किड ऑल्सो, मेरा एक छोटा बेटा भी है। अच्छा, एंड मेरे अभी नीड टू टेक, अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो रहा है, आप जानते हो। सो हाँ, वी नीड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। ट्रू, सो लाइक 4 to 5 hours आई हैव टू गिव फॉर यूनिवर्सिटी टाइम, राइट? करेक्ट, करेक्ट, उसके बाद सर घर पे भी काम होता है, बिकॉज सन है, हस्बैंड है, तो आई हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। ठीक ट्रू, है. तो ट्रू, सर आप मुझे इतना, मतलब यू जस्ट शो मी द वे कि जब मैं टाइम फिक्स करूँ, आपने बताया कि सपोज मैंने टाइम फिक्स कर लिया सुबह मॉर्निंग 6 to 8, सपोज मॉर्निंग सब, 6 to 8 एंड इवनिंग 9 to 10 और इवनिंग 12 to 1, नाइट 12 to 1, जो भी यस, किया,
And I'm telling you, I'm having a small kid. मेरा एक छोटा बेटा है. Yes. Suddenly आपने बोला है कि whatever the time you are fixing, you should be constant with that time, right sir? हाँ, क्योंकि वो हाँ सर. हाँ बोलिए. तो हाँ, ये आप JRF के लिए बोले हो. I am not interested for JRF. I just wanted to clear the net, right sir? तो मैंने ये नोट डाउन करके भी रखा है. आपने जो बोले हो 3 to 4 hours paper 1, plan a schedule 10 to 15% question from the dates and all. So I have just wrote it down. तो सर आप जैसे बताओ कि जो हम schedule fixed कर रहा है उसी schedule के अनुसार हमें चलना है, right? But sir, my condition is somehow different. मैं अगर एक टाइम फिक्स कर भी देती हूँ, सुबह मानो कि सर 6 to 8 and if 7 o'clock मेरा बेटा उठ जाता है, then I cannot because मेरे बेटे का आदत है वो कॉपीज या सिस्टम कुछ भी देखेगा वो फाड़ देता है या फेंक देता है, right? So I cannot stick to that time. ठीक है ना सर? और मैं छोड़ भी नहीं सकती, मुझे करना है. ओके. तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो मेरी स्थिति में, मेरे केस में हाउ आई विल प्लान, आप मुझे बताइए कि मैं नेट के लिए कैसे प्लान कर सकती हूँ, कि कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, विच विल हेल्प मी टू. आपने बोला है ना कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, दिस शुड बी योर कॉन्फिडेंस. ये लिख के रखो. सो आपका बात सुन के योर टीचिंग इज सो नाइस सर, एंड इट्स लाइक मैग्नेट की तरह ये वर्ड मुझे अट्रैक्ट कर गया, राइट? तो आप मुझे बताइए हाउ आई विल प्लान माई स्केड्यूल्स और हाउ आई गिव टाइम सो आई कैन रियली क्वालिफाई. हेलो. बहुत बढ़िया. और कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर मैं इकट्ठा बोल दूंगा. एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन क्वेरी है? फिर मैं इकट्ठा बोल दूंगा. सर मुझे तो नहीं. अच्छा, ओके. तो मधुवजय जी, आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम. मतलब टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम, ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका 3-4 लाइफ है. हाउस होल्ड में भी काम करना है, देन ऑफिस में, मतलब जामिया में भी काम करना है, देन इस पढ़ाना भी है, और ये नेट का भी है. तो आपको मतलब जो 2 पॉइंट है, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क. आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क में क्या होता है? स्मार्ट लर्निंग में आप जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चे फाड़ देते हैं, तो देन मैंने जैसे बोला फोकस ऑन वीडियोज, ऑडियोज एंड लेक्चर्स. जैसे हम अभी लेक्चर आपको अभी सेशन जो होगा, रिकॉर्ड दैट. आपका सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. जब भी मतलब आप जब भी काम कर रहे हो ना, इफ पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ, इफ पॉसिबल आप कान में लगा दीजिए, ठीक है? सुनते रहिए और काम करते रहिए. जनरली मैं मतलब क्योंकि आप सुन रहे हो कॉन्स्टेंटली, 3-4 बार जब आप कोई चीज सुनते हो ना, वो याद रह जाता है. क्योंकि देखिए हम जब मूवी देखते हैं ना, मूवी के चीजें हमें याद रह जाता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी. विजुअल और ऑडियो मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, क्योंकि वो माइंड में छाप छोड़ जाता है. तो आप जितने बार सुनोगे ना इस कॉन्सेप्ट को, टीचिंग एप्टीट्यूड, जितने बार पॉसिबल है, आप 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तब सुनो. सिर्फ सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और सुनते जाओ. और सेशंस का वीडियो आपको मिल जाएगा. दैट यूट्यूब में, जैसे मैंने बोला, यूट्यूब का वीडियो आप डाउनलोड करके रख सकते हो डाउनलोड में, और वो कंटिन्यूअसली आप सुनते जाओ. बाकी जब आपको आधा घंटा, एटलीस्ट हाफ एन आवर ट्राई गिविंग टाइम टू प्रैक्टिस. क्योंकि ये मतलब ये आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज अप टू यू. अभी नहीं, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको लगेगा मैं सिलेबस मतलब ठीक ठाक है, हो गया. फिर आप जो लास्ट ईयर को क्वेश्चंस उठाइए, हर दिन आधा घंटा दीजिए, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा दीजिए,
सिर्फ उस टाइम, क्योंकि आप एक बार जब इन द सेंस सिलेबस कवर कर जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। तब कॉन्सेप्ट जब आपका क्लैरिटी हो जाएगा, उस टाइम खाली आपको बाकी सुनना है, पढ़ना ज्यादा नहीं है, सुनना है। और उसको उस टाइम ज्यादा जो टाइम आप डिवोट कर रहे थे सुनने के लिए, दैट टाइम यू विल डिवोट टू प्रैक्टिसिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। मतलब पहले, जैसे मैंने बोला, पहले आप सिलेबस खाली सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, वीडियो सुनिए, ये सुनते रहिए। और जब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सब्जेक्ट पे ग्रास्प हो रहा है, तो उस टाइम आफ्टर दैट वो जो सुनने का टाइम, दैट यू डिवोट टू प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट लिसनिंग, पहले सुनना शुरू कीजिए। देन आप एक 3-4 बार सुनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया, देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग उस टाइम पे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये हो जाएगा, ये जनरली होता है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होता है, उनको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। दैट इज, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, उनको नेट क्लियर करना है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उसको नेट क्लियर करना है। तो वो उस हिसाब से वो हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। यूनिवर्सिटी में अभी इट इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी अभी आ गया है। हाँ, वो तो हो गया ना। वो मैंने जैसे बोला था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंपलसरी कर दिया। यू हैव टू क्लियर नेट। यू हैव टू, अदरवाइज देयर विल बी नो जॉब। जिन्होंने क्लियर नहीं किया, दे विल बी, मतलब निकाल दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट वार्निंग है। तो आपको तो करना ही करना है। Actually, sir, I have done my PhD on 2009 regulations, जिसमें नेट exempted था। अच्छा, लेकिन पहले, अभी तो आ गया वो। हाँ, अभी तो आ गया। पहले नेट नहीं था, अभी आ गया। हाँ। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़ाते हैं, उनका भी सेम कंडीशन है कि दे हैव टू क्वालिफाई। ये तो हो जाता है, कोई पॉइंट नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे हमने सिलेबस स्ट्रेटेजी कवर कर लिया, देन विल स्टार्ट टुडे ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। और जैसे जनरली मेरा मेथड रहता है, मैं नॉर्मली टाइम इन द सेंस, आप ना सोचिए कि 5 दिन में इन्होंने बोल दिया खत्म कर देंगे, मतलब कुछ भी पढ़ा के भाग जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सिस्टमेटिक हूँ। जैसे मैंने सिस्टमेटिकली आपको सिलेबस पढ़ाया, स्ट्रेटेजी पढ़ाया, सिस्टमेटिकली हम सब टॉपिक पे जाएंगे। कुछ भी, कोई भी डाउट है, आप देन एंड देयर पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए, या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई देख के रिप्लाई कर दूंगा। जब तक आपका क्लैरिटी नहीं होगा, आई विल बी देयर। और ये एक, मतलब आप जब तक नेट जेआरएफ क्लियर नहीं करते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। ये रेस्ट एश्योर्ड है मेरे तरफ से। इट्स नॉट वन टाइम कुछ आपने कोर्स कर दिया फिर खत्म हो। और मैंने जो ग्रुप किया है, उसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल्स दिए हैं, उसको आप देखिए। एवरीडे न्यूज़पेपर विल बी पोस्टेड। न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखते, कभी कभी न्यूज़पेपर का एटलीस्ट, मतलब नेट में कंट्रीब्यूशन ये रहता है, हेडलाइन देख लीजिए करें, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। इट विल हेल्प। थोड़ा ग्लांस कर लीजिए क्या हेडलाइंस है। और मैं जनरली न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी डालता हूँ। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग दैट आल्सो, कि आज का हेडलाइन ये 5 है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा वो चीजें क्या चल रहा है। तो और जो मटेरियल्स में, बहुत सारे मटेरियल में ग्रुप में डालूंगा। हाँ, तो हर दिन टीचिंग एप्टीट्यूड, एवरी सब बहुत सारे मटेरियल में डालूंगा, और वो मटेरियल को आप फॉलो कीजिए। और जितना मटेरियल आपको फॉलो कर रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो कीजिए। नहीं कि ये आज पढ़ लिया, वो कल पढ़ लिया, वैसे नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड एक किताब पढ़ रहे हैं, तो वो एक किताब ही खत्म कीजिए पहले, और फिर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप समझ पा रहे नहीं पा रहे। देन चेंज योर स्ट्रेटेजी। सो जितना भी हम कवर करेंगे, फिर टाइम के हिसाब से हम आगे भी जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है, मतलब शेड्यूल करेंगे। जब तक
सिलेबस पूरा अच्छे से खत्म नहीं होता, आई एम विथ यू, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आप सबको। सो लेट्स स्टार्ट ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले सिलेबस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक जब हम समझेंगे, पहले तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट पे आता है। मैं बीच बीच में क्लियर भी करूंगा कौन से पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप उस पार्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी होता है कुछ पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ का एक एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। कभी कभी मैं वो भी बीच बीच में बोलूंगा, दिस पार्ट यू हाईलाइट मोर। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में पहले तो डेफिनेशन अब हम जाएंगे। तो टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहली बात, टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट within the family of community during initial periods of life. हम जैसे पैदा होता है, from our birth teaching starts, learning starts. teaching और learning उस पे भी डिफरेंस में आऊंगा। तो फर्स्ट टीचिंग इज इनफॉर्मल टीचिंग, जो हमारे फैमिली में हो जाता है। we learn from our mother, father, family member, sister. Then community, we learn from our friends, peers. That is informal teaching, because that is not structured. Basic difference between formal and informal teaching is absence of structure. Structure कोई नहीं है informal teaching में, it's random, कभी भी कुछ कर सकते हो, there is no proper structure. और informal teaching is also known as homeschooling. ये भी कभी कभी आता है, what is homeschooling? Informal teaching is also known as homeschooling. On the other hand, formal teaching is carried out by paid professionals in a structured manner. We call them editors, teachers or faculty. Teachers, editor, faculty जो होते हैं, जो professional medium में what they teach is a formal teaching method. And formal teaching method is always associated with a institution. फॉर्मल टीचिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा, बीट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट. all these are institutions, and this type of teaching is called formal teaching. तो बेसिक हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग। जब हम डेफिनेशन पे आते हैं, Teaching is the purposeful direction and management of learning process. ये पहला डेफिनेशन आया था टीचिंग का। टीचिंग क्या होता है? Purposeful direction and management of learning process. जब हम कोई चीजें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है। तीन पार्ट है इसका। फर्स्ट इज पर्पस, थर्ड सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज लर्निंग। पहले आप कोई चीज सीखने का पर्पस होता है, जब हम एलिमेंटरी स्कूल जाते हैं तो एलिमेंटरी लर्निंग होता है हमारा। द पर्पस इज टू नो एलिमेंटरी थिंग्स, बेसिक थिंग्स। देन हायर सेकेंडरी, एलिमेंटरी के बाद अपर प्राइमरी आता है, और सेकेंडरी यू नो मोर कॉन्सेप्ट्स। देन हायर सेकेंडरी में पर्टिकुलर कोर्सेस। देन इन आफ्टर higher secondary we go for graduation, that is professional course, particular course में हम specialization करते हैं. So teaching in a way is the purposeful direction and management of learning process. Learning को हम कैसे purposeful direction में सीखते हैं, उसको teaching बोला जाता है. Teaching is a process of providing opportunity for students to produce
relatively permanent change through engagement in experience provided by the teacher. ये process होता है, it gives, it's an interaction. Teaching is interaction between student and teacher, and it gives opportunity to produce relatively permanent change. Relatively इसलिए बोला जाता है क्योंकि टीचिंग, जब क्लास में कोई चीजें पढ़ाया जाता है, all the students can't grasp everything. मतलब जितने भी स्टूडेंट है, हर चीज मतलब कोई, सबका लेवल अलग होता है. कोई 50% ग्रास्प करता है, कोई 100% ग्रास्प करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता. तो इसीलिए रिलेटिव चेंज बोला जाता है. जितना आप ग्रास्प करोगे उतना रिलेटिवली आपका परमानेंट चेंज होगा. एंड टीचिंग से आपका पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी चेंज होता है, एंड इट लिबरेट्स द माइंड. हमारा जो यूजीसी का मोटो है, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ यूजीसी? सा विद्या जा विमुक्त है. एजुकेशन लिबरेट्स माइंड. सा विद्या जा विमुक्त है कम्स फ्रॉम ऋग्वेद. ये ऋग्वेद से आया है. इसका मीनिंग है एजुकेशन लिबरेट्स माइंड. जब हम कोई चीजें समझते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये माइंड और सोल को ओपन कर देता है. यू बिकम, यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. एंड जब आप चीजें समझने लगते हो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, देन यू अडॉप्ट राइट थिंग्स इन योर लाइफ. जब आप राइट थिंग्स लाते हो तो आपके लाइफ में परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है. Then teaching is skillful application of knowledge, experience, scientific principle. Skillful application है जिसमें आपका knowledge है, experience है और scientific principle है. There is a theory. Everything जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसके कुछ theory होता है, and it is well established. Then teaching is planned activity. It's a planned, जैसे formal बोला गया, formal activity. And effective teaching depends on how clearly students understand and how accurately their learnings can be measured. मतलब कितना स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, ये दो चीजों से पता चलेगा. कितना समझ पा रहा है तो वो जब टेस्ट होता है आउटकम, वो कितना उस पे एप्लीकेशन कर पा रहा है. Then teaching is a process in which learners, teacher and other variables are organized in a systematic way. जो मैंने बोला, systematic way to attain some predetermined goal. हमारे लाइफ में कुछ goals होता है. We want to be this, we want to be that. वो goal को हम achieve करने के लिए हम teaching लेते हैं generally. Teaching is an activity that causes child to learn and acquire desired knowledge, skill and desired way of living in the society. टीचिंग से हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है और सोसाइटी में रहने के लिए क्या नॉलेज और स्किल हमारे में चाहिए. दैट वी इनकलकेट, लाइक यू हैव टू बी ट्रूथफुल, पंक्चुअल, ऑल दिस थिंग्स जो क्वालिटी हमारे आता है, ये टीचिंग से ही हमें समझाया जाता है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टीचिंग. देन आप आता है बेसिक टीचिंग मॉडल्स. जैसे मैं बोल रहा था बीच में, बेसिक टीचिंग मॉडल्स में हमारा आ जाएगा जनरली. जब टीचिंग मॉडल के बात किया जाता है, दो टाइप का मॉडल बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे, टीचर सेंटर और इंस्ट्रक्शन सेंटर टीचिंग. सेकेंड इज लर्नर सेंटर ट्रेनिंग. टू बेसिक टीचिंग मॉडल्स आर इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर टीचिंग, और सेकेंड इज लर्नर सेंटर टीचिंग. इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग में कन्वेंशनल अप्रोच है, और लर्नर सेंटर जो है
मॉडर्न अप्रोच है। इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग मतलब जैसे हम नाम से ही समझ पाते हो, टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में यू द फोकस ऑफ मतलब मेथड इज ऑन टीचर, ओनर्स टीचर पे रह जाता है ज्यादा। वो होता है वन वे प्रोसेस, मतलब टीचर आता है, इंस्ट्रक्शन देते जाता है, क्लासेस लेते जाता है, दैट इज वन वे। कोई वहां पे इंटरैक्शन नहीं होता, कोई वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं होता, वन वे हो जाता है और टीचर आता है और उसको पढ़ाते जाता है। एंड दिस अप्रोच इज नोन एज पेडागोजिकल अप्रोच। इसको याद रखिए टर्म, टीचर सेंटर्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन सेंटर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज पेडागोजिकल अप्रोच। ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, व्हाट इज पेडागोजिकल अप्रोच। ऑप्शन में आता है टीचर सेंटर लर्निंग, लर्नर सेंटर टीचिंग, और ऐसे आता है 2-4 ऑप्शन। तो पेडागोजिकल अप्रोच इज टीचर सेंटर्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, कुछ भी जो टीचर जो फोकस करता है दैट इज पेडागोजिकल। पेडागोजी जो वर्ड है, पेडागोजी वर्ड्स कम्स फ्रॉम द आर्ट। पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को मतलब लैटिन टर्म में उसको पेडागोजी बोला जाता है। इट डिटरमिन्स हाउ द टीचिंग अकर्स, मतलब पेडागोजी जनरली वो एक्सप्लेन करता है टीचिंग कैसे होता है, हाउ द टीचिंग अकर्स, approach to teaching and learning, the way the content is delivered, the what the students learns as a process। मतलब टीचर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। पेडागोजिकल अप्रोच में पहले हाउ द टीचिंग अकर्स, टीचिंग कैसे होता है, then the approach to teaching and learning, then the way the content is delivered, what the student learn। ये 4 एस्पेक्ट होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है। पेडागोजिकल टीचिंग डील्स विथ करके ये 3 ऑप्शन दे देगा और ये कुछ रॉन्ग भी दे देगा, फिर बोलेगा विच इज नॉट करेक्ट, और ऑल ऑफ द अबव भी आता है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, पेडागोजिकल समझना पड़ेगा। पेडागोजिकल अप्रोच में 4 चीज होता है, हाउ द टीचिंग अकर्स, approach to teaching and learning, way the content is delivered, and the student learn result as a process। तो 4 चीज हो गया, प्रोसेस, अप्रोच, कंटेंट एंड रिजल्ट, ये 4 चीज हो गया। और इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टीचर के ऊपर। देन आपका सेकंड पार्ट हो गया आपका लर्नर सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग में इट्स अ मॉडर्न वे, वो कन्वेंशनल था, ये मॉडर्न वे है और ये सेल्फ डायरेक्टेड है। मतलब ये इसमें बोथ इंटरेक्शन रहता है। द स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट आल्सो बाय इंटरप्रेटिंग। इसमें खाली वो सीखता नहीं, जो सीखता है उसको इंटरप्रेट भी करता है और कम्युनिकेशन भी होता है। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट, hence by offering the opportunity to learn and discuss things। और इसमें डिस्कशन मोड में ज्यादा होता है। एंड लर्नर सेंटर टीचिंग को जनरली बोला जाता है कि एंडागोजिकल अप्रोच। टीचर सेंटर जो अप्रोच था दैट इज कॉल्ड एज पेडागोजिकल, लर्नर सेंटर इज कॉल्ड एज एंडागोजिकल। ये आप मतलब टर्मिनोलॉजी को रिलेट कीजिएगा, याद रहना यूज होगा।
टीचर, पेडागोजिकल, लर्नर, एंडागोजिकल। टीचर, पेडागोजिकल, लर्नर, एंडागोजिकल। ये टर्मिनोलॉजी, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। फिर हम आते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार होता है। टीचिंग में जनरली 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट डाउन किए हैं। पहले तो इट हैज डिफरेंट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग का। डिफरेंट लेवल्स होता है, जैसे वो मैंने लिखा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 पार्ट होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये 3 चीज होता है। और लेवल्स ऑफ टीचिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, मेमोरी, अब जैसे कोई टीचर कुछ पढ़ाता है जो दिमाग में जाता है, दैट इज मेमोरी। फिर वहां पे आप समझते नहीं हो, दैट ओनली इंस्ट्रक्शन गोज इनटू द माइंड। जब इंस्ट्रक्शन माइंड में जाते हो, उसको जब आप रिलेट करते हो, समझने लगते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग होता है, आप चीजों को समझते हो। थर्ड पार्ट होता है जब चीजों को आप समझ गए हो, आप उस पर सोचते हो, यू अंडरस्टैंड, यू थिंक अबाउट दैट। आप जो जो चीज पढ़े, आप पहले तो आप सुनने के बाद समझे, समझने के बाद थिंकिंग किया, रिफ्लेक्ट किया। सो पहले मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है। देन इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जितना डायनेमिक रहेगा, टीचिंग उतना बेटर रहेगा। डायनेमिक मीनिंग इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है, लॉट्स ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ड्रिवन होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। Then it is closely related to education, learning, instruction and teaching. 4 चीज रहता है, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। It is an intellectual activity, obviously teaching is an intellectual activity. It is both arts and as well as science. जैसे मैंने बोला था पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब है the art of teaching. The art of teaching is both arts and science. आर्ट्स भी है, साइंस भी है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, साइंस का नॉलेज है, और इसमें आर्ट भी इसलिए है क्योंकि ये टेक्निक भी है। आप कैसे, ह्यूमैनिटेरियन चीज है उसमें, तो इट्स आर्ट। एंड ऑल्सो इट इज साइंस बिकॉज साइंटिफिकल चीजें हम पढ़ाते हैं, तो इट्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस। क्वेश्चन आता है, इज टीचिंग है आर्ट्स एंड साइंस, तो आप बोलोगे आर्ट्स एंड साइंस। ए एंड बी ऐसे होता है, इज टीचिंग ए आर्ट और साइंस, व्हाट इज टीचिंग करके नीचे आता है क्वेश्चन। ए में ऑप्शन होगा आर्ट, बी में ऑप्शन होगा साइंस, सी में ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, डी में ऑप्शन होगा नन ऑफ वो। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, मतलब टीचिंग इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट, दोनों है। It tends towards self organization. टीचिंग से आप खुद को बेटर ऑर्गेनाइज करते हो। इट इज ए सोशल सर्विस। टीचर जो होता है सोसाइटी को बिल्ड करता है, इट्स सोशल सर्विस। सोसाइटी में वो नए नए चीजों को, मतलब ह्यूमन बीइंग, टीचर का सबसे बड़ा रोल है, इट क्रिएट्स ए ह्यूमन बीइंग। बहुत सारी ह्यूमन बीइंग देता है वो सोसाइटी को, इट्स his or her contribution. So it is a social service. Service to society. It includes lengthy period of study and learning. जनरली यहाँ टाइम पीरियड होता है जब आप टीचिंग करते हैं, जैसे हमारे कोर्स चलेगा 1 महीना, जैसे हमारे क्लास 2 घंटे चल रहा है, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल होता है, इट हैज ए पीरियड एंड दैट इज डिफाइंड। इसलिए मैंने बोला इसे स्ट्रक्चर्ड मेथड।
formal method. It has high degree of autonomy. टीचर का एक्सप्लेन करने का ऑटोनॉमी है, स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछने का ऑटोनॉमी है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. टीचर को पढ़ाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, लर्नर को मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते. इट्स अ ऑटोमेटिक ऑटोनॉमी प्रोसेस, फ्रीडम, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब तक आप रहेंगे तब तक टीचिंग रहेगा, तब तक लर्निंग रहेगा. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज अ प्रोफेशन टीचिंग. उसके बाद हम आते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे थे, लेवल्स ऑफ टीचिंग को और अच्छे से हम समझते हैं. तीन जैसे मैंने लिखा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग का तीन पार्ट है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. क्वेश्चन आता है व्हिच इज नॉट, मतलब बहुत सारे. तो व्हाट आर द लेवल ऑफ टीचिंग में चार ऑप्शन रहेगा. मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और कोई एक दे देगा. जैसे अब्स्ट्रैक्ट लिख देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव लिख देता है. तो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव को आपको काट देना है. व्हिच इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन जब आएगा. तो लेवल ऑफ टीचिंग में तीन पार्ट आपका रह गया. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हॉर्बर्ट ने दिया था. ये आप क्रोनोलॉजी समझ जाइए या ये मतलब आ जाएगा दिमाग में. हॉर्बर्ट एक फिलोसोफर थे. हॉर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था. हॉर्बर्ट ने बोला था टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है. इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होता है. और ये इट इंट्रोड्यूसेस द हैबिट ऑफ मेमोराइजेशन फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मेमोरी में पहले, जैसे मैंने बोला, जब आप कोई चीज सब समझते हो तो हॉर्बर्ट बोलते हैं वो पहले दिमाग में चला जाता है, तो वो मेमोराइज होता है. मेमोराइज जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जाता है. Then the teaching learning process is basically stimulus response here. SR, stimulus response एक साइकोलॉजिकल टर्म है. स्टिमुलस रेस्पॉन्स मतलब आप कुछ चीज को कुछ दोगे तो वो रेस्पॉन्स करेगा. सब स्टिमुलस रेस्पॉन्स का एक एग्जांपल है. सपोज आपको मच्छर काट रहा है, मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है मारने के लिए उसको. दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स. स्टिमुलस रेस्पॉन्स मतलब आप कुछ चीजें देते हो. स्टिमुलस मीन्स इंजेक्शन, रेस्पॉन्स मीन्स रिजल्ट. आप कुछ देते हो, उसका इम्पैक्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स. तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मेमोरी टीचिंग में क्यों आता है? क्योंकि जब आप कुछ चीजें याद रखते हो तो उससे कुछ मेमोरी में चीजें जाता है, इसलिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स बोला जाता है. Then memory level of teaching enables learner to retain and also reproduce the learned material whenever required. Memory level of teaching जब होता है तो ये सारे आपके चीजें में रिटेन, दिमाग इसको याद रख लेता है. आप जिसको आप जब आपको इसको जरूरत पड़ता है आप याद करते हो, फिर लिखते हो. रिप्रोड्यूस मतलब लिखते हो, लाइक रिप्रोड्यूस अगेन. लाइक हम एग्जाम में जाके आंसर शीट में क्वेश्चंस आंसर करते हैं. दैट इज रिप्रोड्यूसिंग ऑफ फैक्ट्स. जो हम पढ़ के याद रख के गए हैं, समझ के गए हैं, उसको हम वापस लिखते हैं. तो दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट. और इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है? ओरल, रिटिन एंड एसे टाइप. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में 3 टाइप का टेस्ट होता है. ओरल होता है, रिटिन होता है, एसे टाइप होता है. ओरल में अभी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन. जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? तो आप बोलोगे हर्बर्ट. जो आंसर किए दैट इज ओरल, आप मुंह से बोल ले. सब सेम क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पेपर लिख के दूंगा. हु इज द फाउंडर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? यू विल से हर्बर्ट, राइट लिख के दोगे. दैट इज
रिटन। थर्ड इज, जब मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बोलूंगा आई राइट एक्सप्लेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये हॉर्बर्ट ने दिया था, ये इनिशियल स्टेज है, फिर इसमें मेमोराइजेशन होता है, इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, इसमें हम रिटेन करते हैं, इसमें हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब इसके लिए ये ऐसे टाइप यू राइट इन डिटेल टर्म्स। देन इसमें गुड मेमोरी चाहिए होता है। गुड मेमोरी मीनिंग रैपिड इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ गुड मेमोरी का 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रैपिडिटी इन लर्निंग, जल्दी पढ़ लेता है, समझ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, जितना चीजें याद रह गया वो भूलता नहीं। देन रैपिडली इन रिकॉलिंग, याद रखने में सबसे क्विक होता है। एंड एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायर्ड कंटेंट टू कॉन्शियस लेवल, मतलब जब गुड मेमोरी आपका होता है, आप रैपिडली लर्निंग करते हो, याद रखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन लॉन्ग टाइम के लिए, रैपिड इन रिकॉलिंग, जब पूछा जाता है आप रिकॉल करते हो, देन जब पूछा जाता है ओनली दो दैट मैटर बताते हो। मतलब सपोज मैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बात बताऊं, पूछूंगा, जब गुड मेमोरी होगा तो आप हॉर्बर्ट के बारे में बताएंगे, नहीं याद है तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में जब आप कंफ्यूज हो जाता है तो कुछ आंसर करके चले जाते हैं ना, तो दैट गुड मेमोरी के साथ वो ही नहीं होता। तो ये रहा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हॉर्बर्ट ने दिया था। सेकंड हमारा आया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड पार्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट और फाउंडर, जिन्होंने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे हॉर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि याद रह जाता है, बार बार आप सुनोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको, ये रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन भी सकते हो, तो आपको एक आइडिया याद रह जाएगा। हॉर्बर्ट जैसे ये नाम याद आएगा, मेमोरी आपको याद आ जाएगा। वैसे मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी प्लस इनसाइट, मतलब ये एडवांस स्टेज है। मेमोरी के बाद मेमोरी प्लस इनसाइट, मतलब इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। आप यहाँ समझने लगते हो, यहाँ सिर्फ याद नहीं रखते हो, वहां पे सिर्फ रिप्रोड्यूशन जब पढ़ा उसको लिख दिया, उसको समझा नहीं है, वो रट्टा मारना जिसको बोलते हैं। मेमोरी इज रट्टा मारना। देन अंडरस्टैंडिंग इज आप समझ पा रहे हो चीजें। जब आप समझ पा रहे हो, देन इट इज मेमोरी प्लस इनसाइट, एंड इट मेक्स जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स। आप जब चीजों को समझ सकते हो तब आप अप्लाई भी कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। माइंड सोचने लगता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है। फर्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में नॉर्मल था, नॉर्मल मेमोरी, लेकिन इसमें आ गया इंटेलेक्चुअल मेमोरी प्लस इनसाइट। इसमें स्टूडेंट और टीचर के लिए आसिमिलेशन, जैसे मैंने वर्ड टर्म यूज किया था, इसमें आसिमिलेशन होता है। आसिमिलेशन मींस अंडरस्टैंडिंग, आप चीजों को समझते हो। इसमें भी इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, लेकिन इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ओरल नहीं होता। इसमें ऐसे पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर इज नो ओरल टेस्ट हियर। मेमोरी में ओरल था, लेकिन इसमें ओरल नहीं। थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमें दिए थे हंट ने। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट। जैसे फिर से रिपीट करूं तो memory level of teaching was given by Hobart, understanding level of teaching was given by Morrison, reflective level of teaching is given by Hunt, Carl Hunt बोलाता है। It is highest level of teaching includes both memory level of teaching and understanding. जब memory level of teaching और understanding को मिला देते हो, वो हो जाता है reflective। पहले memory,
फॉर मेमोरी प्लस इनसाइट अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग इज रिफ्लेक्टिव। ये ग्रेजुअल जैसे मैं जा रहा हूँ, ग्रेजुअली आप सीख रहे हो। इट इज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच फॉर टीचिंग। रिफ्लेक्टिव में आप सोचते हो, जब सोचते हो आप सॉल्यूशन के तरफ जाते हो, और इसमें रिसर्च अप्रोच, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च आता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में रिसर्च आ जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। पीएचडी एमफिल रिसर्च जो हम करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट गिव which one of the following is reflective learning। उसमें आता है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ऐसे कुछ आता है, और आता है पीएचडी एमफिल रिसर्च। तो पीएचडी एमफिल रिसर्च आपको क्लिक करना है। पीएचडी एमफिल रिसर्च इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। पीएचडी रिसर्च, क्योंकि एमफिल तो अभी रहा नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। पीएचडी रिसर्च इज रिफ्लेक्टिव रिसर्च बेसिकली। और इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ओपन है और बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत डायनामिक है। और इसमें ऐसे टाइप टेस्ट यूज होता है, ऐसे टाइप टेस्ट यूज फॉर इवैल्यूएशन। और इसमें एटीट्यूड, बिलीव और एनवायरनमेंट सब लग जाता है। एटीट्यूड जब आप सोचने लगते हो देन एप्टीट्यूड आ जाता है। जैसे मैंने बोला था, the word aptitude comes from the word apt। apt means perfect। जब कोई चीजों पे आप परफेक्ट हो जाते हो तब भी आपको aptitude कहा जाता है, apt हो जाते हो। तो जब आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग कर जाते हो देन यू, वहां पे आपका एटीट्यूड, बिलीव, इन्वॉल्वमेंट, एप्टीट्यूड सब आ जाता है। पहले मेमोरी अंडरस्टैंडिंग में बिलीव स्ट्रांग नहीं आता है, फिर वो मेमोरी में तो सिर्फ ओनली रिप्रोडक्शन है, जब जो सुना बस याद किया उसको। अंडरस्टैंडिंग में खाली समझा, रिफ्लेक्टिव में उसके ऊपर सोचा। तो ये 3 लेवल है। फिर डायनेमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक मीन्स इट्स इंटरेक्शन अमोंग 3 वेरिएबल होता है। टीचिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में 3 वेरिएबल होता है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में 3 वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टूडेंट का इंडिपेंडेंटनेस और टीचर का इंडिपेंडेंटनेस रहता है ऑटोनॉमी को लेकर। As student depends on teacher for learning, students are assumed to be dependent variable। मतलब जब आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो then it is dependent variable। जब teachers are in position to manipulate the behavior of student, teachers are considered to be independent variable। जब टीचर अपने टीचिंग के माध्यम से स्टूडेंट का लाइफ चेंज करता है और मैनिपुलेट करता है पॉजिटिव वे में, उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। और टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड रहेगा, टीचिंग एड्स जैसे बुक्स, मटेरियल्स, मोटिवेशनल टेक्निक्स, इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल आपका हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन टीचर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टीचर independently changing the life of students, third is intervening variable। intervening variable जो है वो होता है तो सब्जेक्ट मैटेरियल जो आपका टीचिंग एड और दिस थिंग्स है, और ये ऑल दीज आर क्लोजली रिलेटेड। और जब क्लोज रिलेशन आता है 3 टर्म होता है। ये टर्म्स को आप यूज, मतलब टर्म्स को आपको यूज रखना, याद रखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। पहला टर्म है एजुकेशन। एजुकेशन इज जनरल सेंस, मतलब जनरल, मतलब जो हम सीखते हैं नॉलेज, स्किल, हैबिट, इसको हम एजुकेशन बोलते हैं। व्हाट इज
transferred from one generation to next generation through teaching is education. जो चीजें हम knowledge, skill, habit जो हम acquire करते हैं from one generation to other generation through from teachers, that is education. Learning एक step आगे होता है. Learning means activities and experience. जब हम टीचिंग कर लेते हैं, एजुकेशन आ जाता है. एजुकेशन के बाद हम जब चीजों को समझते हैं, जैसे मैंने बोला था, लर्निंग लेवल जो रिफ्लेक्टिव. तो लर्निंग मीन्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस. लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, करंट एंड पोटेंशियल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है. एजुकेशन एक जनरल चेंज है, लेकिन लर्निंग एक परमानेंटली रिलेटिव चेंज है. जब हम लर्निंग कुछ सीख के हमारा लाइफ चेंज करते हैं और वो हमारे लाइफ में आ जाता है, then that part is learning. और नेक्स्ट टर्म इज इंस्ट्रक्शन. ये सब मैं मटेरियल आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपके पास हो जाएगा. तो आप गो थ्रू भी हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा. तो अब जितने बार चाहो सुन सकते हो. आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा और मटेरियल भी दे दूंगा. अच्छे से आप खाली सुनते रहिए, समझते रहिए, तो हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ कंटेंट, द मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय टीचर. टीचर कैसे पढ़ा रहा है, दैट इज इंस्ट्रक्शन. देन द टर्म कम्स ट्रेनिंग. मेन पर्पस of training is imparting training is equip candidates with specific job related or technical skills. ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलर, टीचिंग नॉर्मल स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया. ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलरली एक स्किल जब हम सीखते हैं, सपोज ट्रेनिंग में आप आ जाएंगे रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आप सीखना चाहते हो, तो दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल. SPSS आप सीखना चाहते हो, दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल. कुकिंग आप सीखना चाहते हो, दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल. तो दैट इज ट्रेनिंग. पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप मास्टरी होता है. फिर आता है द वर्ड इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी टर्म्ड एज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग. जब टीचिंग आपको पूरा समझ में आ जाता है, आप अप्लाई करने लगते हो, थिंकिंग करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेशन. मतलब आप टीचिंग को अपने लाइफ में उतार लेते हो, जब अप्लाई करने लग जाते हो, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन. देन सिलेबस. सिलेबस इज एन आउटलाइन और समरी ऑफ टॉपिक्स. जैसे हमने लिखा है यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब है. सो सिलेबस में हम डिटेल्ड क्या है उस टॉपिक को देते हैं. आउटलाइन और समरी ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन एजुकेशन और कोर्स is descriptive in nature. Then curriculum. Curriculum usually refers to prescribed course. मतलब एक जब हम कोई कोर्स करते हैं, पीजी कोर्स, सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिलेबस होता है. एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन का एक सिलेबस होता है. करिकुलम इज द ओवरऑल, मतलब करिकुलम में सिलेबस प्लस जो चीजें आएगा. करिकुलम में आ जाएगा सिलेबस प्लस आपका जो मेथड्स ऑफ एक्टिविटी. लाइक करिकुलम में स्कूल में आप जब पढ़ते थे, हम 3 चीज पढ़ते थे: एकेडमिक, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज. ये तीनों को मिला के करिकुलम होता है. जब जो सिलेबस हो जाता है वो होता है एकेडमिक करिकुलम. जो हमारे स्पोर्ट्स चीजें हम जब करते हैं ना, तो वो हो जाता है को करिकुलर एक्टिविटी. फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, ड्राइंग, ये को करिकुलम का पार्ट है. अदर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर जब हम स्टडी टूर पे जाते हैं, और इन तीनों को मिला के करिकुलम होता है. तो ऑलमोस्ट इट्स 7. आज यहाँ पे हम खत्म करेंगे, और नेक्स्ट सेशन जो होगा, हम आपका कोई डाउट है, हर सेशन में हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, और कोई डाउट है तो सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. तो आज हमने बेसिकली टीचिंग का
कॉन्सेप्ट समझा, ऑब्जेक्टिव समझा, लेवल्स ऑफ टीचिंग समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट हमने समझा। और आगे जब हम आएंगे और पार्ट इसको अच्छे से बाकी जो कवर है वो करेंगे। और